हिस्ट्री। नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है कि हमारे साथ डॉक्टर प्रमोद उपाध्याय जी हैं। इन्होंने अपना बहुत ही प्रेशियस टाइम आप लोगों के लिए निकाला है। सर जो है पहले पीजीटी थे, बाद में ये लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से जीडीसी में चयनित हुए और ये सहायक प्रोफेसर हैं लखनऊ में। दोस्तों, इनके दिशा निर्देश में बहुत से छात्रों ने बड़े अच्छी सफलताएं अर्जित की और बड़े अच्छे पोस्ट पे हैं। कई बच्चे एमबीए हैं, कई बच्चे सीए हैं और कई पीजीटी टीजीटी भी इनके संपर्क में आने वाले इनके जूनियर्स हैं। सर का शुरू से ही स्वभाव था, मैं इनको इलाहाबाद से जानता हूँ, ये अपने जूनियर्स की बड़ी ही मदद करते थे, खास ख्याल रखते थे। निःशुल्क शिक्षा हमेशा सर देते रहे। जैसा कि मेरा उद्देश्य है दिग्विजय इकोनॉमिका का कि निःशुल्क शिक्षा आप लोगों तक पहुंचाई जाए और ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान कहीं से मिले आप लीजिए। ऐसे ही सर का शुरू से उद्देश्य रहा कि किस तरह अपने जूनियर्स को प्रमोट किया जाए, आगे बढ़ाया जाए और सर के इसी मार्गदर्शन में बहुत अच्छे लोगों ने बहुत अच्छी सफलताएं ली है, बहुत से शिष्यों ने। तो आज हम चाहते हैं कि सर यूपीएससी ईपीएफओ के लिए आपके लिए स्ट्रेटजी बताएं कि किस तरीके से जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल को आप बड़े अच्छे से प्रिपेयर कर सके, कम समय में कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी कर सके, ताकि सभी प्रश्न ईपीएफओ के आप सही कर लें। तो आइए हम सर से बात करते हैं और सबसे पहले हम सर से ये पूछते हैं कि इस विषय को किस तरीके से पढ़ा जाए कि बच्चे इसे भयभीत ना हो, क्योंकि अकाउंटिंग नाम से ही लोग भयभीत होने लगते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सिंपल तरीका क्या हो, फिर हम स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं और कैसे उसकी पढ़ाई करनी चाहिए। तो स्वागत है डॉक्टर प्रमोद उपाध्याय सर का। नमस्कार दिग्विजय सर, आपने यहाँ पे बहुत कीमती समय अपना निकाला बच्चों के मार्गदर्शन के लिए। धन्यवाद सर। और मैं यही कहूँगा कि कोई भी सब्जेक्ट, अकाउंटिंग से लोग बहुत ही डरते हैं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सब्जेक्ट कैसे ओरिजिनेट हुआ, कैसे विकास हुआ, कैसे उसके सिद्धांत हैं, कैसे उसकी परंपराएं हैं, इन सब के बारे में अध्ययन करना चाहिए, तभी आप उस विषय को ठीक ढंग से समझ पाएंगे। लोग ये सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, उपेक्षा कर देते हैं, जिसके कारण उस सब्जेक्ट का फाउंडेशन कमज़ोर हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि कैसे डेवलप हुआ, किस पीरियड में डेवलप हुआ, किसने किया और कैसे हुआ, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इटली के निवासी लुकास पिसियोली ने इस सब्जेक्ट के पिता भी माने जाते हैं। उन्होंने 1494 में इस सब्जेक्ट के बारे में एक किताब लिखा, जिससे दुनिया को परिचित होने का अवसर मिला। और वो किताब आज भी एक तरह से गीता या कुरान की तरह से मानी जाती है अकाउंटिंग सब्जेक्ट के लिए। और बहुत सी किताबें हैं बाज़ार में इस समय अकाउंटिंग से संबंधित, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में है। टीएस गेरेवाल की डबल अकाउंट एंट्री सिस्टम है बेसिक चीज़ों के लिए, जो इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए भी है और आगे हायर स्टडी के लिए भी है। क्या सर ईपीएफओ के बच्चे इस बुक को पढ़ सकते हैं? हाँ, जो सिलेबस है एक्चुअली इनका, जी। उसके अगर अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो सर इसमें सिलेबस इसका दिया हुआ है जी। कि जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरिंग कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कंसर्न, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट और मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो क्या इसके लिए सर टीएस अग्रवाल की बुक अच्छी है, क्या रहेगी इनके लिए? हाँ, टीएस अग्रवाल की बुक बहुत ही अच्छी है, बेसिक चीज़ें उसमें बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। इसके साथ साथ उत्तर भारत में एक अच्छे लेखक हैं, डॉक्टर एसएम शुक्ला की किताब फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसका नाम, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में उपलब्ध है। उसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। टीएस गिरवाल साहब ने बहुत अच्छे ढंग से उसको समझाने का प्रयास किया है। जिसकी बैकग्राउंड कॉमर्स की नहीं है वो भी उस सब्जेक्ट को पढ़ के, उस किताब को पढ़ के बहुत ही अच्छे ढंग से समझ सकता है। क्या सर ये किताब हिंदी मीडियम में अवेलेबल होगा? एसएम शुक्ला की किताब तो दोनों मीडियम में उपलब्ध है, लेकिन टीएस गिरवाल की जहां तक मुझे जानकारी है वो केवल इंग्लिश मीडियम में ही है। लेकिन और सब भी किताबें अकाउंटिंग में इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। और कोई भी किताब आप ले सकते हैं। 12th की भी किताबों में भी अच्छे ढंग से दिया है, एसएम शुक्ला की भी है,
चाहे अगर कुछ लोग चाहें तो एनसीईआरटी की बुक भी अकाउंटिंग में इनके लिए बढ़िया बहुत ही 11-12 की जो किताबें हैं एनसीईआरटी की, उसमें बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया है, एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है। जो आपने कंसेप्ट की बात की, उसमें बहुत ही अच्छे ढंग से कंसेप्ट के बारे में समझाया गया है और बहुत ही डिटेल में भी समझाया गया है। और किसी भी चीज़ को समझने के लिए आप उस तरह से माइंडसेट भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि हमको नहीं आता है, चाहे ये ऐसी कोई बात नहीं है। जब आप पढ़ेंगे बिजनेस के बारे में तो आपको ये सब कंसेप्ट बहुत ही साइंटिफिक ढंग से समझाया गया है। सर इसमें एक और भी चीज़ पूछी जा रही है अकाउंटिंग कन्वेंशंस के बारे में। हाँ, और ये कंजर्वेशन, कंसिस्टेंसी, फुल डिस्क्लोजर, मटेरियलिटी के बारे में भी है। तो थोड़ा सा इसके बारे में आप जो एस्पिरेंट को बताइए कि क्या जो है ये। देखिए, कन्वेंशन या परंपराएं, हर सब्जेक्ट की कुछ न कुछ परंपराएं होती हैं। जैसे कुछ धर्म की भी परंपराएं होती हैं, वैसे ही किसी विषय की भी कुछ परंपराएं होती हैं। उसका पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और उसको पालन करते हुए कोई भी बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति भी उस सब परंपराओं को अपने बुक्स और अकाउंट्स, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बनाते समय इन सब परंपराओं को ध्यान में रखता है। क्योंकि परंपराएं जो बना दी जाती है उसी पे आदमी चलता है, उसको तोड़ता नहीं है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा बिजनेस के लिए, तब उस परंपराओं को भी तोड़ा जा सकता है और उसका मेंशन ज़रूर आप बैलेंस शीट के नीचे कर देंगे कि क्यों किया गया, ये परंपराएं तोड़ना क्यों ज़रूरी थी। वैसे होता नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा तो उसको वो भी किया जाएगा, तोड़ा भी जाएगा और उसका मेंशन हम अपनी रिपोर्ट में ज़रूर कर देंगे। अच्छा। सर इसमें जो मनी का कॉन्सेप्ट है, मेजरिंग, उसको हमने अपने वीडियो दिग्विजय इकोनॉमिका में काफी अच्छे से कवर किया है। हाँ। और साथ ही इसमें अगर अकाउंटिंग में डबल एंट्री बुक कीपिंग की बात की जा रही है, तो इसमें भी हम लोग जानते हैं कि डबल एंट्री बुक कीपिंग का मतलब होता है कि कोई भी अगर ट्रांजेक्शन होता है उसके दो साइड होते हैं। एक उसका जो साइड है ट्रांजैक्शन का वो क्रेडिट है और एक डेबिट है। जितने अमाउंट का क्रेडिट दिखाते हैं उतने ही अकाउंट का डेबिट आप दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये मोबाइल है और ये मोबाइल हम 10,000 में परचेज कर रहे हैं, तो क्रेडिट अगर मोबाइल के फॉर्म में हो रहा है तो करेंसी का फ्लो भी आप देखिए डेबिट के फॉर्म में होगा। मेरे अकाउंट से 10,000 रुपए करते हैं, तो एक ही ट्रांजेक्शन के दो पार्ट हो गए। सेम अकाउंट में जो है आप देखेंगे सेम अमाउंट में क्रेडिट, सेम अमाउंट पे डेबिट, और दोनों मिला के हो गया बैलेंस इसका जीरो। इसको हम डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम कहते हैं। तो सर इसके बारे में भी क्वेश्चन इनसे पूछा जाने वाला है, मनी के कॉन्सेप्ट में भी। बाकी सर हम अपने वीडियो में प्रयास किए हैं कि मनी से रिलेटेड इश्यूज या पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज जितने भी हो, नेशनल इनकम से काफी हम लोगों ने कवर किया है। और सर आपने देखा भी होगा कुछ वीडियो, शायद मैंने आपको दिखाया भी था, बहुत ही बढ़िया। तो वो भी इनके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। लेकिन जैसे कि आपने सर से सुना कि इन्होंने 2 पुस्तकें बेसिकली बताई हैं, लेकिन सर का फोकस ये रहा कि आप एस एम पांडे को पढ़िए, बहुत सिंपल बुक है। साथ ही सर ने आपसे ये भी कहा है कि अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ लें 11-12 की, तो आपके लिए बड़े सस्ते में हो जाएगी और बेसिक चीजें जो है आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। तो बहुत ज्यादा किताबें मार्केट में ईपीएफओ के लिए, उसमें आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। हमारा भी इकोनॉमिक्स का जो है बैकग्राउंड है, तो मैं समझता हूँ कॉमर्स के पेपर मैंने देखे हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करने की आवश्यकता है। आप एक एनसीईआरटी के बुक को अगर फॉलो करें, ठीक से पढ़ें। सर जहां तक मैं समझता हूं, और कंपटीशन इतना हम लोग दोनों लोगों ने साथ में मिलकर दिया है, आईएएस और पीसीएस तक, आईएएस के इंटरव्यू भी हम लोग दिए, तो सर जहां तक मैं समझा कंपटीशन को, उसमें मुझे ये लगता है कि एक बुक को 5 बार पढ़ा जाए, 5 बुक को एक बार ना पढ़ा जाए, जो बेहतर स्ट्रेटजी है। तो आपको क्या लगता है कि एक कोई बुक अगर इनके लिए, अगर पसंद के लिए हो, अकाउंटिंग के लिए, जनरल अकाउंटिंग के लिए, तो कौन सा बुक आपके अकॉर्डिंग इनके लिए सबसे बेस्ट होगा जिससे ये तैयारी कर सकते हैं? टी.एस. गढ़वाल अच्छी किताब है, उसके साथ साथ एस.एम. शुक्ला की भी किताब बहुत ही अच्छी है और दोनों माध्यम में उपलब्ध है। एस.एम. शुक्ला की किताब है। हाँ। और अगर ये दोनों ना पढ़ना चाहें तो फिर एनसीईआरटी भी, हाँ एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत ही अच्छे ढंग से उसको प्रेजेंट किया गया है एनसीईआरटी की। तो तीनों में से कोई एक किताबें लोग पढ़ सकते हैं एटलीस्ट। हाँ पढ़ सकते। तो जैसा कि सर का राय है कि तीनों किताब अब सर अपने एक लेवल से देख रहे हैं, सर के स्टूडेंट बहुत अच्छे अच्छे जगह पे हैं, तो सर का एक स्तर है और इनके पास किताबों की बगल में मैं देख रहा हूँ पूरा का पूरा अलमीरा भरा हुआ है, एक लाइब्रेरी है सर के पास। तो फिर भी सर का जो है ईपीएफओ के लिए आप लोगों का ये है कि चाहे आप एस.एम. पांडे ले लें, चाहे टी.एस. गढ़वाल ले लें, या फिर अगर एनसीईआरटी के ऊपर भी आप फोकस करना चाह रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप एनसीईआरटी से भी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो अंत में सर 2 शब्द लास्ट में बच्चों को मोटिवेशन के लिए बोल दीजिए, ताकि ये एग्जाम ये क्वालिफाई कर सके और आपको ये जरूर धन्यवाद देंगे। जी
देखिए, सब्जेक्ट से आप डरिए मत, डर के आगे जीत है। इसलिए आप इन सब जितने भी प्रिंसिपल्स, कन्वेंशन ये है, उसको बहुत ही मन से पढ़िए, और मैं बीच बीच में आप लोग को समझाऊंगा भी। अगर दिग्विजय सिंह सर मुझे मौका देंगे तो मैं कुछ आप लोग को समझाने का भी प्रयास करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।